सुप्रभात प्यारे बच्चों। देखिए, आज के जो है वीडियो में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में नमक पहला पाठ नमक का दरोबा है, उसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। चलिए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880, लमही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं में पहले उपन्यास देख लीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनके उपन्यास हैं। अब है कहानी संग्रह, सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, गुप्तधन, कहानी संग्रह इनकी हैं। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, कुछ और निबंध संग्रह, कुछ विचार, विविध प्रसंग। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन सन 1836 ईस्वी में हुआ। अब इनके व्यक्तित्व एवं सामाजिक संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कहते हैं कि हिंदी कथा साहित्य की शिखर पुरुष मतलब हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। मतलब पारिवारिक समस्या में आर्थिक समस्याएं थी। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। मतलब इच्छा थी अंग्रेजी विषय से एमए करने की, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण ये जीवन यापन के लिए नौकरी करने लगे। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। कहते हैं कि नौकरी तो मिली, लेकिन गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसमें ये सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, इसलिए इन्हें नौकरी से भी त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। कहते हैं कि इस आंदोलन से जुड़े रहे, फिर भी इनका लेखन कार्य जो है चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ, मतलब ये आंदोलन में स्वयं अकेले ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। कहते हैं जो राजनीतिक संघर्ष में उनके जो उन्होंने किया वो उसकी जो है अभिव्यक्ति सामाजिक संघर्ष के रूप में जो है उनकी रचनाओं में सामने आई, जो जीवन में के यथार्थ और आदर्श से युक्त है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। कहते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र के इतिहास में यदि देखा जाए तो कथा और उपन्यास जो की विधा है उसके काल का विभाजन प्रेमचंद को आधार मान करके ही किया गया है, क्योंकि माना जाता है कि कहानियाँ अपने सर्वोत्तम रूप में जो है प्रेमचंद से के समय से ही प्रस्तुत होना शुरू हुई। इसलिए प्रेमचंद को आधार मान करके उपन्यास और जो है कहानी विधा का काल विभाजन किया गया है। कहते हैं कि यह मतलब प्रेमचंद को युग विभाजन का आधार माना जाना ही निर्विवाद रूप से उनके महत्व को प्रमाणित करता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया है। कहते हैं कि प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जो कल्पना और आनंद और सौंदर्य की धुलके से निकल करके उपन्यास को किससे बाहर कर दिए? कल्पना और रोमानियत मतलब मनोरंजन, ठीक है, कल्पना और मनोरंजन के सौंदर्य के धुलके से निकाल करके
इन्होंने उसे यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। मतलब उन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया और उनका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र मनोरंजन एवं मतलब सौंदर्य एवं मनोरंजन नहीं था, बल्कि उन्होंने इसको जो है समाज के यथार्थ को लोगों के सामने लाने का आधार बनाया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा। कहते हैं कि जो इन्होंने कहानी और उपन्यास को इन्होंने प्रस्तुत किया, कहते हैं इसमें उनकी हिंदी जो है हिंदुस्तानी भाषा का बहुत योगदान रहा। हिंदुस्तानी भाषा क्या है बेटा? अब देखिए, हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा है। आप देखेंगे इनकी रचना में, इनकी लेखन में, तो आप देखेंगे कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, उसमें उर्दू के शब्दों का भी बहुत प्रयोग मिलता है। कहते हैं कि हिंदुस्तानी अपने सर्वोत्तम रूप में उनकी रचनाओं में हमारे सामने दिखाई पड़ती है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से भुना गया है। कहते हैं कि इनका भी आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से मतलब इन चीज़ों से युक्त थी, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा शिवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। ठीक है, मतलब कि शुरू में ये भी जो है कल्पना, संयोग और रोमानियत से युक्त रचनाएं लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ इन्होंने सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाते हुए इन्होंने यथार्थवादी कला को अपनाया। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। कहते हैं कि यथार्थवाद ही नहीं बल्कि यथार्थवाद के अंदर आदर्श से युक्त आदर्श की और उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा इन्होंने पूरी की। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। कहते हैं कि जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की बात की गई रचना में, जो ये प्रस्तुति की गई, ये प्रेमचंद की ही कल्पना है, प्रेमचंद की ही गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनकी ऐसी रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। कहते हैं कि मतलब यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी, मतलब इसमें समाज की जो कठोर वास्तविकता है उसे प्रस्तुत करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः जो समस्या है और जो अंतर्विरोध है उसे एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। मतलब उसे एक आदर्श रूप देती है ताकि जो है समाज को उससे सीख मिल सके। ठीक है, ये जो आप पढ़ेंगे नमक का दरोगा, इसमें भी देखेंगे आप कि इसमें जो दरोगा है उसे तमाम ढंग से परेशान किया जाता है, तब भी उसमें जो है परिवर्तन नहीं आता। वह अपने आदर्श को मानता रहता है और अंत में जो आलोपी दिन है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसमें सुधार हो जाता है और वह जो है बंशीधर की ईमानदारी का सम्मान करते हुए उसे अपने पास काम पर उच्च वेतन देते हुए अपने पास काम पर रख देता है। ये चीज़ आप देखेंगे, यही है मतलब आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। जबकि ऐसा बहुत कम वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान करे और अंत में उसका जो है हृदय परिवर्तन हो और वह उस व्यक्ति को अपने पास रखे या उसकी जो है उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करे। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से युक्त हैं। इसमें जो है ऐसी रचनाओं में अंत में जो बुरा व्यक्ति है उसमें हृदय परिवर्तन दिखाया जाता है, उसमें सुधार दिखाया जाता है। ठीक है,
बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई। कहते हैं कि लेकिन बाद की रचनाओं में जो यह आदर्शवाद की प्रवृत्ति कम होती चली गई, जो अंत में आदर्श रूप आ गया। मतलब कोई व्यक्ति शुरू में जो है बुरा काम कर रहा है और बाद में उसमें हृदय परिवर्तन हो गया और वह आदर्श रूप में हमारे सामने आया, तो यह प्रवृत्ति कहते हैं बाद की रचनाओं में धीरे धीरे कम होती गई और धीरे धीरे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में, और कहते हैं कि धीरे धीरे उनकी रचना ऐसी स्थिति में पहुँच जाती हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वह किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। मतलब वह आदर्शवाद को उसमें नहीं लाते, जो समाज की वास्तविकता है उसे ही हमारे सामने रखते हैं। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसकी सुंदर उदाहरण है। कहते हैं कि अगर अब इनकी यथार्थवादी रचनाओं को देखना है तो आप उनके गोदान उपन्यास को देखिए, पूस की रात को देखिए, कफन को देखो। इसमें समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करने में वह किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। जो समाज की वास्तविकता है, जो समाज में वास्तविक रूप में घटित होता है, वह उसे अपनी रचनाओं में प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो है वीडियो में बस इतना ही। इससे संबंधित कुछ कार्य आपको दिया जाएगा, आप उस कार्य को भी करिएगा। नमस्कार।